नमस्कार मित्रों, प्यारे दोस्तों और साथियों, विद्यार्थियों। उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नए टॉपिक के साथ आपका साथी मैं एम.आर. चौधरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी विलियनों का स्कंदन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्कंदन या प्रेसिपिटेशन। स्कंदन या प्रेसिपिटेशन, जिसको अवक्षेपण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? अवक्षेपण। अर्थ क्या है पहले ये जाने। स्कंदन या अवक्षेपण का अर्थ है सॉल का अवक्षेप में बदलना, सॉल का जमना, या यूं कहूं निरावेशित कणों का जमना अवक्षेपण स्कंदन कहलाता है। यदि कोलाइडी कणों का आवेश हटा दिया जाए तो कोई भी बल उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं रख पाएगा और वह स्कंदित हो जाएगा। क्या बोला मैंने? द्रव स्नेही सॉल के कणों पर आवेश होता नहीं है, इसलिए उनका स्वतः आपस में मिलकर मिश्रित होकर पात्र के पेंदे में जम जाना स्कंदन कहलाता है। लेकिन यदि आवेश होता है द्रव विरोधी सॉल के केस में, तो कोलाइडी कणों का आवेश हटा देने पर ऐसा कोई बल नहीं रहता जो उन्हें एक दूसरे से प्रतिकर्षित करे, दूसरे से अलग रख सके। उस स्थिति में आवेशित कोलाइडी कण आवेश समाप्त होने के बाद गुरुत्व बल के प्रभाव में पात्र के पेंदे में जम जाते हैं, बैठ जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। इस घटनाक्रम को स्कंदन कहते हैं। सरल अर्थ दोबारा बोलूं मैं तो सॉल का अवक्षेप में बदलना, सॉल का अवक्षेप में बदलना या जमना स्कंदन कहलाता है। 5 तरीकों से हम सॉल को स्कंदित कर सकते हैं। हमारे पास स्कंदन के 5 तरीके। देयर आर 5 टाइप्स। वो 5 तरीके कौन कौन से मित्रों? हम एक एक करके उन तरीकों को जानते हैं। पहला तरीका है हमारे पास विद्युत अपघटय मिलाकर। विद्युत अपघटय मिलाकर कोलाइडी कणों पर आवेश है, यदि उसमें विद्युत अपघटय मिलाएंगे तो वो स्कंदित हो जाएगा। पहले हमें तरीके समझ लेते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास वैद्युत कण संचलन द्वारा। विद्युत धारा प्रयुक्त कर स्कंदन कर सकते हैं, वैद्युत कण संचलन द्वारा। तीसरा तरीका है हमारे पास मित्रों, तीसरा तरीका है हमारे पास है विपरीत आवेशित सॉल मिलाकर। विपरीत आवेशित या आवेश युक्त सॉल, यानी एक कोलाइडी विलयन है उसमें दूसरा मिला दें, मिलाकर या मिलाने पर। चौथा तरीका हमारे पास है उबाल कर। द्रव स्नेही सॉल है, जल स्नेही सॉल है या द्रव विरोधी सॉल है, उसे उबाल कर स्कंदित किया जा सकता है। और 5वां तरीका है अपोहन द्वारा, अपोहन की पुनरावृत्ति द्वारा। अपोहन की पुनरावृत्ति द्वारा। ये द्रव विरोधी सॉल के या आवेश युक्त कोलाइडी सॉल के स्कंदन के 5 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? वैद्युत अपघटय मिलाकर, वैद्युत कण संचलन द्वारा, तीसरा विपरीत आवेश युक्त सॉल मिलाकर, चौथा उबाल कर या उबालने पर, और पांचवा है अपोहन की पुनरावृत्ति कर। हम पहले तरीके को लेते हैं। क्या करते हैं मित्रों? हम पहला तरीका लेते हैं और वो क्या है उसको यहाँ सीखते हैं। विद्युत अपघटय मिलाकर। मित्रों, जब किसी सॉल को उदासीन करने वाला आयन उसमें मिलाया जाता है तो वह आवेशित सॉल को, अपने से विपरीत आवेश वाले सॉल को उदासीन कर उसे स्कंदित कर देता है। क्या बोला मैं? विपरीत आवेश वाला आयन कहां से आया? विद्युत अपघटय से कोलाइडी सॉल को आवेश रहित कर उसे मिलकर उसे उदासीन करता है। दोनों आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। तब गुरुत्व बल के प्रभाव में एक तो आवेशहीन हो जाने से, आवेश न्यूट्रलाइज होने से और आकार बड़ा हो जाने से गुरुत्व बल के प्रभाव में जम जाते हैं। विपरीत आवेश वाला जो आयन स्कंदन में सक्रिय भूमिका निभाता है
विपरीत आवेश वाला वह आयन जो स्कंदन में सक्रिय भूमिका निभाता है, एक्टिव रोल निभाता है, उसे स्कंदक आयन कहते हैं। उसे स्कंदक आयन, ये सवाल पूछा जाता है, स्कंदक आयन क्या है। मित्रों, मिशन मेरिट या बीएससी नर्सिंग हो या एम्स हो या फिर नीट के एग्जाम हो, स्कंदक आयन सभी लिए इंपॉर्टेंट है। स्कंदक आयन उस आयन को कहते हैं जो स्कंदन की क्रिया में सक्रिय भूमिका अदा करता है। इसका एक दूसरा नाम और है ऊर्णीकर्मक आयन। क्या नाम है? ऊर्णीकर्मक आयन। स्कंदक आयन का दूसरा नाम है ऊर्णीकर्मक आयन। वह आयन जो किसी आवेशित सॉल के स्कंदन में सक्रिय भूमिका निभाता है, ऊर्णीकर्मक आयन या स्कंदक आयन कहलाता है। मित्रों, दूसरी बात यह जरूरी है, इस स्कंदक आयन की स्कंदन क्षमता, स्कंदक आयन की स्कंदन क्षमता है, वो उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। वो उसके आवेश पर निर्भर करती है। वो उसके आवेश पर, किस पर? आवेश पर निर्भर करती है। समझ रहे हैं ना? स्कंदक आयन की स्कंदन क्षमता कितनी होगी? ये उसकी संयोजकता के आवेश के समानुपाती होती है। आवेश जितना अधिक होगा, स्कंदन उतना अधिक होगा, स्कंदन क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक है मित्रों, इस संबंध में एक वैज्ञानिक को ने हुए, उन्होंने नियम भी दिया था। उस वैज्ञानिक का नाम था हॉर्डी सुल्जे। क्या नाम था? हॉर्डी सुल्जे। अब ये हॉर्डी सुल्जे का नाम और ये प्रश्न हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हॉर्डी सुल्जे ने विद्युत अपघटनों के स्कंदन के लिए नियम दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि किसी विद्युत अपघटन की स्कंदन शक्ति स्कंदन आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। क्या कहा? यहां लिखता हूं मैं, किसी आयन की या स्कंदक आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। हम इसको यूं बोल सकते हैं, किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती है। किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती है। या मैं यूं लिखूं, किसी आयन का स्कंदनकारी प्रभाव, किसी आयन का स्कंदनकारी प्रभाव उसकी संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ता है। उसकी संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है मित्रों, ये हार्डी सुल्जे का नियम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार 3 स्टार है ये। ठीक है ना? तो हार्डी सुल्जे ने नियम किसके लिए दिया? द्रव विरोधी सॉल के स्कंदन के लिए। ठीक है, अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, हार्डी सुल्जे के नियम को तो हम अगले पेज पर ले चलते हैं आपको। किसी स्कंदक आयन की धनायन के प्रति या धनावेशित सॉल के प्रति स्कंदन क्षमता कैसे होगी? धन आवेशित सॉल के प्रति स्कंदन क्षमता या सामर्थ्य। तो मैं धनावेश सॉल के प्रति ऋणावेश लिख देता हूं यहां, ऋण आवेश। आप ये देख रहे हैं हेक्सासाइनोफेरेट आयन 4- PU4 3- SO4 2- और Cl-, जिसकी संयोजकता अधिक उसका स्कंदन पारी क्षमता अधिक होती है। ठीक है मित्रों, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्रत्येक प्रकार के एम्स के हो, बीएससी नर्सिंग के हो, नीट के हो, जी के हो, सभी में पूछा जाता है। इसी तरह से ऋणावेशित सॉल के प्रति, इसके प्रति मित्रों, ऋण आवेशित सॉल के प्रति स्कंदन प्रभाव, स्कंदनकारी प्रभाव, हम ये घटते क्रम में लिख रहे हैं। यदि हम अब यह ऋणावेशित सॉल कहेंगे तो हम धनायनों को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? धनायनों को। SN4+, Al3+, Ba2+ और Na+। अब ये स्कंदनकारी प्रभाव इस क्रम में होता है। इसका स्कंदन क्षमता सर्वाधिक है।
जितनी अधिक संयोजकता है स्कंदन क्षमता उतनी अधिक है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ये लिखा, ये समझा, ये सुना कि स्कंदन क्षमता समानुपाती आवेश या संयोजकता। ठीक है मित्रों, तो जिस पर जितना अधिक आवेश है उस आयन का स्कंदनकारी प्रभाव, स्कंदन क्षमता, स्कंदन सामर्थ्य, स्कंदन शक्ति उतनी अधिक होती है। क्लियर हुआ ना? ये भी जानना जरूरी हो जाता है स्कंदन क्षमता क्या है। स्कंदन क्षमता, स्कंदन क्षमता का एक दूसरा और नाम है जो थोड़ी देर पहले हमने बोला, इसे ऊर्णन क्षमता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्णन क्षमता या स्कंदन क्षमता। विद्युत अपघट्य की वो न्यूनतम मात्रा जिसकी सहायता से कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। यानी स्कंदन क्षमता और ऊर्णन क्षमता एक मात्रा है, एक मात्रा है, द्रव्यमान है। तो विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी सॉल के 1 लीटर को 2 घंटे में अवक्षिप्त होने से रोकने के लिए आवश्यक होती है, वो उसका स्कंदन मान कहलाती है। स्कंदन क्षमता यानी वो न्यूनतम मात्रा जिसकी सहायता से कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। स्कंदन मान, स्कंदन मान, मित्रों ये दोनों आपस में विरोधाभासी है। स्कंदन मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कंदन क्षमता, यानी स्कंदन क्षमता जितनी अधिक होगी उस पदार्थ की कम मात्रा की आवश्यकता होगी, और स्कंदन क्षमता कम होगी उस पदार्थ की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होगी। क्या मतलब हुआ? इस परिभाषा के द्वारा वो बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं। परिभाषा क्या है? परिभाषा है किसी विद्युत अपघट्य की किसी विद्युत अपघटय की मिलीमोल प्रति लीटर में वह मात्रा मिलीमोल प्रति लीटर में वह न्यूनतम मात्रा जो किसी सॉल के 1 लीटर को, वह मात्रा जो किसी सॉल के 1 लीटर को दो घंटे तक स्कंदित करने से, स्कंदित 2 घंटे में अवक्षेपित कर सके, 2 घंटे में अवक्षेपित कर सके या स्कंदित होने से रोक सके, उसे हम क्या कहेंगे? स्कंदन मान कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कंदन मान। यानी यहां पर इसकी संयोजकता अधिक है तो इसकी स्कंदन क्षमता अधिक है, लेकिन अवक्षेपण करने के लिए इसकी कम मात्रा चाहिए। इसकी संयोजकता अधिक है, इसका मतलब इसकी स्कंदन क्षमता अधिक है, लेकिन स्कंदन करने के लिए इसकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कहते हैं स्कंदन मान स्कंदन क्षमता का विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है मित्रों, चले आगे। अगली बात लेते हैं। हमने ये बोले थे कि जिस विद्युत अपघट्य का स्कंदन मान कम होता है उसकी स्कंदन क्षमता अधिक होती है। आप इसको लिख भी सकते हैं। इस लाइन से मैटर क्लियर हो जाता है। जिस विद्युत अपघट्य का स्कंदन मान कम होता है, स्कंदन मान कम होता है, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। मेरे ख्याल से आप समझ गए कि स्कंदन मान और स्कंदन क्षमता एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है मित्रों, इस तरह से हमारा स्कंदनकारी प्रभाव यानी स्कंदित करने के लिए जो 5 बातें थी उसमें पहली बात थी स्कंदन करने के लिए 5 तरीके विद्युत अपघट्य मिलाकर, दूसरा था विद्युत कण संचलन द्वारा, तीसरा था विपरीतावेशित सॉल मिलाकर, चौथा था उबालकर, और 5वां था अपवन की पुनरावृत्ति। उनमें से हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा तरीका लेते हैं, और दूसरा तरीका क्या था हमारा? दूसरा तरीका था हमारा विद्युत कण संचलन द्वारा। विद्युत कण
संतुलन द्वारा। मित्रों, हम यहाँ द्रव विरोधी सॉलों के स्कंदन की बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वैद्युत कण संतुलन। कोलाइडी कण जिन पर आवेश है, जो द्रव विरोधी है, जल विरोधी, जल विरागी है, उनमें यदि हम एक पात्र में लेकर दो विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड लगाकर धारा का प्रवाह करते हैं, तो कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर अपना आवेश खो देते हैं और स्कंदित हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? आवेश युक्त कोलाइडी सॉल से अभिप्राय है विलयन में विद्युत विभव या धारा प्रयुक्त करते हैं, तो आवेशित कोलाइडी कण विपरीत इलेक्ट्रोड पर, विपरीत से मतलब है विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर अपना आवेश खोकर, अपना आवेश त्याग कर स्कंदित हो जाते हैं, जम जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। तो द्रव विरोधी सॉलों को स्कंदित करने का यह दूसरा तरीका हो गया। वैद्युत कण संतुलन प्रभाव का हमने डायग्राम पहले देख लिया था। इस तरह से था, हम एक यू आकार के पात्र में कोलाइडी विलयन भर देते हैं और इसमें दो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड, एक इधर और एक इस नली में लगा लेते हैं और अब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो कोलाइडी कणों पर जैसा आवेश है, माना कि ऋण आवेशित कोलाइडी कण है, तो इस दिशा में आकर के यह निक्षेपित हो जाएंगी, और यदि धन आवेशित कोलाइडी कण है तो इस दिशा में आ जाएंगी। ये कहलाता है वैद्युत कण संतुलन प्रभाव के द्वारा द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन। मित्रों, तीसरी विधि की चर्चा करते हैं और वो है विपरीत आवेशित सॉल मिलाकर। विपरीत आवेशित सॉल मिलाकर, यानी एक कोलाइडी विलयन है जो धनावेशित है और दूसरा कोलाइडी विलयन हमारे पास ऋणावेशित प्रकार का हो, तो ऐसा कर सकते हैं, स्कंदन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का धन आवेशित सॉल है और मैं इसमें यदि आर्सेनिक सल्फाइड का ऋण आवेशित सॉल मिला दूं, ये वाला सॉल कैसा है मित्रों? ये वाला सॉल है धन आवेशित और ये वाला सॉल है ऋण आवेशित। इन दोनों को आपस में मिक्सअप कर दें, मिलाएंगे, तो हमें परिणाम के रूप में कौन सी घटना देखने को मिलेगी? स्कंदन। ठीक है ना? ये सवाल 2018 के बोर्ड एग्जाम में भी आया है और नीट के एग्जाम में कई बार आया है। क्या होता है जब फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल में आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल मिलाते हैं, तो स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। क्यों? विपरीत आवेश के कारण होता है। ठीक है, विपरीत आवेश के कारण न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, गुरुत्व बल के प्रभाव में नीचे जम जाते हैं। ठीक है मित्रों, अगली बारी अगले कारक की। अगला कारक हमारा चौथा, यहाँ ले लूं क्या? बहुत सिंपल, ये वो है उबालने पर। कैसा है? उबालने पर। मित्रों, मैं यहाँ ये आपको समझाता हूं कि जल विरागी या द्रव विरोधी कोई सॉल है, उसे पानी के साथ उबालेंगे, उसे जल के साथ उबालेंगे, तो जल उसकी अधिशोषित रक्षक परत है, उसको हटा देगा। क्या कर देगा? उसको हटा देगा। अधिशोषित आयनों की परत टूट जाएगी तो स्वतः ही आवेशित कोलाइड निक्षेपित हो जाएगी, स्कंदित हो जाएंगे। दूसरा, हम ये भी कर सकते हैं, यदि द्रवस्नेही सॉल हो तो क्या करेंगे? तो निर्जलीकारक की उपस्थिति में, इसकी निर्जलीकारक की उपस्थिति में ऐसा कर सकते हैं। खैर, हम द्रव विरोधी समझे थे। हमारे पास पांचवा और अंतिम तरीका है इस मेथड का, और वो है ये वाला। वो क्या है? पांचवा हमने अभी पढ़ा था, अपोहन की पुनरावृत्ति द्वारा। अपोहन की पुनरावृत्ति। मित्रों, बात ये है, यदि हम किसी सॉल को चर्म पात्र द्वारा, झिल्ली के द्वारा या फिल्टर पेपर द्वारा बार बार डायलिसिस करते हैं, छानते हैं, तो उनमें से सारा का सारा विद्युत अपघटे निकल जाएगा। और जैसे ही विद्युत अपघटे निकलेगा तो वो सारे कण
जो कोलाइडी सॉल्ट को स्थायित्व प्रदान करते हैं, विसरित हो जाने की वजह से सॉल्ट स्कंदित हो जाएगा, जम जाएगा। तो बार बार अपवहन करने पर भी स्कंदन हो जाता। इस तरह से मित्रों 5 तरीके हो गए हमारे पास द्रव विरोधी सॉल्ट को स्कंदित करने के। पहला विद्युत अपघटय मिलाकर, दूसरा विद्युत कण संचलन द्वारा, तीसरा विपरीत आवेशित सॉल्ट मिलाकर, चौथा उबालकर, और पांचवा अपवहन की प्रवृत्ति पुनरावृत्ति द्वारा। चलते हैं अगले मैटर की तरफ। अगला मैटर क्या हमारा, जब हमने द्रव स्नेही सॉलों का विरोधी सॉलों का पढ़ लिया, तो अब बारी है द्रव स्नेही सॉल का स्कंदन। ये कैसे करते हैं? द्रव स्नेही सॉल का स्कंदन करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं हमारे पास? 2 टाइप्स है। और वो कौन कौन से हैं? वेरी इजी, बहुत सिंपल है। पहला है विद्युत अपघटय मिलाकर, और दूसरा है उचित विलायक मिलाकर। प्यारे मित्रों, हम जानते हैं कि द्रव स्नेही सॉल पर या तो आवेश होता नहीं, या आवेश बहुत कम होता है। ध्यान दीजिएगा, द्रव स्नेही सॉल पर आवेश नहीं होता या बहुत कम आवेश होता है। क्यों? क्योंकि उनका जल योजन अधिक होता है। उनका जल योजन अधिक होता है, इसलिए वो स्थायी होते हैं। इस परिस्थिति में यदि उनमें विद्युत अपघटय मिलाते हैं, तो आयनों के अधिशोषण से बड़ा आकार, पहले धन आयन अधिशोषित होगा, तो फिर ऋण आयन, पहले ऋण आयन और फिर धन आयन। इस तरह से आयनों के अधिशोषण से कोलाइड कण का आकार बढ़ जाएगा, बड़ा होकर के वो स्कंदित हो जाएगा। दूसरा उचित विलायक या निर्जली कारक मिलाकर। ठीक है ना? तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है यदि थोड़ा बहुत भी आवेश हो द्रव स्नेही सॉल पर, तो विद्युत अपघटय मिलाकर द्रव विरोधी सॉलों की तरह, और दूसरा है उचित विलायक मिलाकर। उचित विलायक मित्रों, यह विलायक को हमें निर्जली कारक के रूप में समझना है। किसके रूप में? निर्जली कारक के रूप में। उचित निर्जली कारक मिलाएंगे तो जल को उसमें से बाहर कर देगा, और कोलाइड कण जल योजन की वजह से ही कोलाइड के रूप में रहते हैं और वो स्कंदित हो जाएंगे। इस प्रकार हुआ मित्रों। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता, अगली बारी आती है रक्षण की। कोलाइडी कणों को अब तक तो हम स्कंदित कर रहे थे, क्या उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं? इनको स्कंदित होने से बचा सकते हैं क्या? हाँ, हम कोलाइडी कणों को या द्रव स्नेही सॉल को स्कंदित होने से रोक सकते हैं, द्रव स्नेही सॉल को भी और द्रव विरोधी सॉल को भी। अब मित्रों, महत्वपूर्ण बात यह है कि द्रव स्नेही सॉल में तो स्कंदन का गुण कम होता है, तो इन पर आवेश नहीं होते, लेकिन द्रव विरोधी सॉल में स्कंदन का गुण होता है, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। ठीक है ना? इसलिए हम द्रव स्नेही सॉल मिलाकर द्रव विरोधी सॉल को स्कंदित होने से बचा सकते हैं। सुनना मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, द्रव विरोधी सॉल का द्रव स्नेही सॉल द्वारा स्कंदन को रोकना रक्षण कहलाता है। उम्मीद कर रहा हूं आप इस बात को अब समझ गए। क्या कहा? द्रव विरोधी सॉल का द्रव स्नेही सॉल के द्वारा स्कंदन को रोकने का गुण रक्षण कहलाता है। कैसे करते हैं? रक्षण की क्रिया कैसे होती है, कैसे रक्षा कर लेते हैं स्कंदित होने से? तो उसके लिए मित्रों बात इस प्रकार है, जब द्रव स्नेही सॉल को द्रव विरोधी सॉल के साथ मिलाते हैं, तो द्रव स्नेही सॉल के कण द्रव विरोधी सॉल के कणों पर एक पतली परत बना लेते हैं। सुनना, द्रव स्नेही सॉल के कण द्रव विरोधी सॉल के कणों के चारों ओर एक पतली परत, ये द्रव विरोधी सॉल और इसके चारों ओर द्रव स्नेही सॉल एक पतली परत का निर्माण कर लेंगे। जिससे क्या हो जाएगा? ये बात समझनी है। वो पतली परत बना लेंगे और रक्षक परत बना लेने के कारण अब उन पर आवेश समाप्त हो जाएगा, और अब वो सामान्य रूप से अवक्षेपित या स्कंदित नहीं होंगे। ऐसा कौन करते हैं? कौन सी द्रव स्नेही सॉल करते हैं? तो साबुन, अपमार्जक, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, ये द्रव स्नेही सॉल हैं जो द्रव विरोधी सॉल के स्कंदित होने से बचाने का काम करते हैं, रक्षण का काम करते हैं। अच्छा, रक्षा करने वाले कोलाइडों को क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड। क्या बोलते हैं? ऐसे सॉल जो स्कंदन से रोकते हैं, स्कंदन से रोकने वाले कोलाइड, स्कंदन से रोकने वाले कोलाइड क्या कहलाते हैं?
रक्सीकोलाइड। क्या कहलाएंगे? रक्सीकोलाइड। ये सवाल पूछा गया है और पूछने योग्य भी है। रक्सीकोलाइड क्या है? वो द्रव स्नेही कोलाइड, वो द्रव स्नेही कोलाइड जो द्रव विरोधी सॉल को स्कंदित होने से रोक देता है, रक्सीकोलाइड कहलाता है। रक्सीकोलाइड की रक्षण क्षमता को हम रक्सीकोलाइड की रक्षण क्षमता को हम स्वर्णांक द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? स्वर्णांक। स्वर्णांक यानी गोल्डन नंबर। गोल्डन नंबर क्या है? गोल्डन नंबर आइए मित्रों जानते हैं। गोल्डन नंबर क्या है? गोल्डन नंबर किसी रक्सीकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml मानक स्वर्ण सॉल को के 1 ml में 10% NaCl विलयन मिलाने पर स्कंदन को रोकती है, स्वर्णांक कहलाती है। क्या बोला मैं ये बोला किसी रक्सीकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो मानक स्वर्ण सॉल गोल्ड सॉल, मानक गोल्ड सॉल की कितनी मात्रा लें, ये इंपॉर्टेंट है कि 10 ml मानक स्वर्ण सॉल का 10 ml को 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा, NaCl विलयन या विद्युत अपघटन काम करता है, स्कंदन का काम करता है, द्वारा स्कंदित होने से रोक सके, स्कंदित होने से रोकती है, स्वर्णांक कहलाता है। यह स्वर्णांक मात्रा है तो कहलाती है। मित्रों इस परिभाषा को जोर देकर पढ़ना। रक्सीकोलाइड की पहला जो इंपॉर्टेंट बिंदु हमारे पास है वो ये है, पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि रक्सीकोलाइड की मात्रा है मिलीग्राम में जो मानक स्वर्ण सॉल के 10 ml को कितना मिलाया? 1 ml किसका मिलाया? NaCl के 10% विलयन का 1 ml मानक स्वर्ण सॉल के 10 ml में मिलाने पर उसका स्कंदन नहीं होने देती है, उसको स्वर्णांक कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब समझने का बात यह है कि स्वर्णांक जितना अधिक होगा, स्वर्णांक जितना अधिक होगा रक्षण क्षमता उतनी कम होगी, रक्षण क्षमता उतनी कम होगी। रक्षण क्षमता स्वर्णांक की व्युत्क्रमानुपाती होती है। गोल्डन नंबर कम, रक्षण क्षमता अधिक, गोल्डन नंबर अधिक तो रक्षण क्षमता कम। वैज्ञानिकों ने इस आधार पर कुछ द्रव स्नेही सॉलों के या रक्सीकोलाइड के स्वर्णांक ज्ञात कर रखे हैं। रक्सीकोलाइड के स्वर्णांक, और वो किस प्रकार है उसको हम अब यहाँ जान लेते हैं। जैसे हमारे पास हो जिलेटिन, एल्बुमिन, गोंद, बबूल के गोंद की बात कर रहे हैं, या हमारे पास हो आलू का स्टार्च, आलू का स्टार्च। तो इनके गोल्डन नंबर, इसका 0.005, इसका 0.08, इसका 0.1 और इसका होता है 25। देख लो मित्रों किसका अधिक किसका क्या है। गोल्डन नंबर सर्वाधिक किसका है? इसका गोल्डन नंबर सर्वाधिक है, इसका गोल्डन नंबर सर्वाधिक है। इसका मतलब ये सबसे घटिया रक्सीकोलाइड, और इसका गोल्डन नंबर सबसे कम है। तो ये इनमें, ये हमने जो 4 एग्जाम्पल लिए हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ रक्सीकोलाइड का काम करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिलेटिन की बहुत कम मात्रा स्कंदन को रोक सकती है, लेकिन आलू के स्टार्च की बहुत अधिक मात्रा भी स्कंदन को रोकने के लिए अपर्याप्त होती है। ये दोनों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग के लिए, एम्स के लिए, नीट के लिए, 12th के लिए, और रादर देन किसी भी एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद
हो जाएगा, आप इसको देख लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना हो कर लें। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, लिए चलते हैं मैं आपको अगले पेज पर। अगले पेज पर हमारे पास मित्रों अब क्या बचा है? हमारे पास बचा है कोलाइडों के अनुप्रयोग। हमारे पास अब जो टॉपिक बचा है वो है कोलाइडों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। हमारे दैनिक जीवन में, औद्योगिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कोलाइड किस प्रकार काम आते हैं, कोलाइड के क्या उपयोग है, कोलाइड के क्या क्या उपयोग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ और आपको कम से कम 10 उपयोग बता दूंगा इसके, है ना। तो पहला हम लेते हैं मित्रों कोलाइडी औषधि। पहला काम दवाई से पड़ता है, मौसम्बी है कोलाइडी औषधि। मित्रों हम जितनी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनमें से वे मेडिसिन जो कोलाइड के रूप में हैं, जो कोलोइडल रूप में है, वो हमारे लिए ज़्यादा असरकारक, अधिक प्रभावी होती है। कोलाइडी औषधि अधिक प्रभावी होती है। अब प्रश्न ये बनता है क्यों? उसके लिए आंसर ये बनता है, कारण ये एक तो इनका स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, पाचन सरल है, और दूसरा इनका अवशोषण या अधिशोषण वो भी अधिक मात्रा में होता है। क्या अधिक होता है? अधिशोषण कहें या अवशोषण कहें, वो कोलाइडी सॉल का, कोलाइडी विलिन का, कोलाइडी औषधि का अधिक मात्रा में होता है। इसलिए ये हमारे लिए अन्य सामान्य औषधियों की तुलना में कोलाइड औषधि अधिक उपयोगी होती है। मित्रों यह छोटा प्रश्न भी बनता है, जो सिल्वर सॉल है इसका उपयोग ये प्रोटार्जिरोल और आर्जिरोल के नाम से आंख की बीमारी के उपचार में काम आते हैं। आंख के उपचार में प्रयुक्त होते, किसके उपचार में? आंख के इलाज में प्रयुक्त होते हैं। कौन? सिल्वर सॉल, चांदी का कोलाइडी विलियन आंखों के इलाज में काम आता है। इसी तरह से स्वर्ण, कॉपर, मैग्नीज, इनके जो कोलाइडी सॉल है वो स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक के रूप में काम आते हैं। इसके रूप में स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक। मार्केट में च्यवनप्राश, सोना चांदी देखा होगा आपने, बस वो यही है, स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक। और अगला हमारे पास कीटनाशकों के रूप में खेतों में कोलाइडी सल्फर। क्या बोला मैं? कोलाइडी सल्फर सामान्य सल्फर की तुलना में असरकारक कीटाणुनाशक होती है। सामान्य सल्फर की तुलना में प्रभावी कीटाणुनाशक होती। कौन? कोलाइडी सल्फर। इसलिए हम खेतों में, सब्जियों में, फसलों में कोलाइडी सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसी तरह से कोलाइडी एंटीमनी, ये सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट। कोलाइडी एंटीमोनी, कोलाइडी एंटीमोनी ये एक विशेष रोग कालाजार के उपचार में प्रयुक्त होता है। कालाजार के उपचार में प्रयुक्त होने वाले कोलाइडी औषधि का नाम है कोलाइडी एंटीमनी। इस तरह से दवाइयाँ इसके उपचार में काम आती है रोगों के। अगला दूसरा प्रकार अनुप्रयोग या उपयोग हम लेते हैं, वो है हमारे पास धूम्र अवक्षेपक के रूप में। बोर्ड एग्जाम में चित्र सहित पूछ लेते हैं। धूम्र अवक्षेपक या विद्युतीय धूम्र अवक्षेपक भी कहते हैं, या इन्हें कॉट्रेल अवक्षेपक भी कहते हैं। कॉट्रेल अवक्षेपक, कॉट्रेल अवक्षेपक क्या मित्रों? ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ एक डायग्राम बनाकर आपको ये बात समझाने का प्रयास करता हूँ। फैक्ट्रियों में चिमनी से जो धुआं निकलता है उसमें धूल के कण ऋणावेशित सॉल के रूप में रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, चिमनी का धुआं जहां से निकलता है वहां पर एक धातु का धनावेशित गोला इस तरह से लगा देते हैं। तो जैसे ही धुआं नीचे से, ये कार्बन कण युक्त धुआं है, ये चिमनी में जाएगा, यहाँ से होकर यहाँ आएगा। इसके संपर्क में आते ही जो ऋण आवेशित कार्बन के कण कोलाइड के रूप में प्रेजेंट है वायु में या धुएं में, गैस में, वो यहाँ अवक्षेपित हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होकर यहाँ गिर जाएंगे। ठीक है ना। और कार्बन रहित, कण रहित गैसें बाहर निकलेगी, जो हमारे लिए कम हानिकारक होती है। तो ये कॉट्रेल अवक्षेपक, इसका निर्माण भी कोलाइडी
ऋणावेशित कणों के स्कंदन के लिए किया गया है। इसमें भी हम कोलाइडी विलयन का ज्ञान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मित्रों, अगला और तीसरा अनुप्रयोग हमारा है वाहित मल का निष्कासन। किसका? वाहित मल का निष्कासन। या निष्कासन की बजाय यदि उपचार लिखें तो ज्यादा सटीक बैठता है। कैसे बैठता है ये बात मैं आपसे करता हूं। बड़े बड़े शहरों में जहाँ सीवरेज लाइन में घर का, मानव का मल मूत्र, गोबर शहर से बाहर एक बड़े टैंक में इकट्ठा करते हैं। हम लोग ये जानते हैं, आपको जानना चाहिए, पानी में घुले हुए रेत के कण और मल के कण ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होते हैं, ऋणावेशित सॉल होते हैं। तो उस टैंक में इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा, विद्युत विभव प्रयुक्त करते हैं तो वो ऋणावेशित कोलाइडी कण उदासीन होकर पेंदे में जम जाते हैं और पानी होता वो ऊपर आ जाता है। कई बार उस पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई में या स्वच्छ करके पेयजल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाहित मल के उपचार में प्रयुक्त होता है और जो मल बचता है उसे खेतों में, फसलों में खाद के रूप में काम में लिया जा सकता है। ठीक है। चौथा है हमारा रबर उद्योग में। रबर उद्योग में मित्रों, आप लोग जानते हो रबड़ है वो वास्तव में हीविया ब्रेजिलियंसिस, सुनना, हीविया ब्रेजिलियंसिस नामक पौधे के दूध या लेटेक्स से प्राप्त होता है। और वो लेटेक्स क्या होता है? वो लेटेक्स एक ऋणावेशित सॉल होता है। जब उसका एसिटिक अम्ल मिलाकर या गर्म कर स्कंदन करते हैं तो प्रोटीन की परत टूट जाती है और वो जम जाता है। अब ये प्रोटीन की परत तोड़ना, जमाना, ये कोलाइडी विलयन के ज्ञान से ही संभव है। तो रबड़ का स्कंदन है, इससे करते हैं। फिर दूसरी बात, लेटेक्स का एसिटिक अम्ल द्वारा स्कंदन करते हैं तो रबड़ प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, यदि हमारे पास ये कोई एक उपकरण है और इसके ऊपर हमारे रबड़ की परत चढ़ानी है, ठीक है ना, हमारे को पता है कि रबड़ है वो ऋणावेशित सॉल है, तो हम इसको क्या करेंगे? धन आवेश से जोड़ देंगे और धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके ऊपर ये रबड़ की परत जम जाएगी। और ऐसे औजारों पर जंग कम लगता है, कृषि कार्यों में अधिक इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के लिए। ठीक है। अगला और पांचवा कर लेते हैं हम अनुप्रयोग, जो नया हमारे लिए, आपके लिए भी, और वह है पेयजल शुद्धिकरण। मित्रों, वर्षा जल को टांकाओं में इकट्ठा करते हैं या फिर नल द्वारा जो जल आता है उसका शुद्धिकरण करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसके अंदर फिटकड़ी डालते हैं। प्रश्न ये बनता है कि जल के शुद्धिकरण के लिए फिटकरी क्यों डालते हैं? तो आप सारे बच्चे जानते हो फिटकरी में या तो फेरिक आयन होते हैं या एल्यूमिनियम आयन होते हैं या पोटेशियम आयन, धन आयन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। और हमारा जो जल है, कैसा जल है? अशुद्ध जल है या वर्षा जल है, उसमें धुएं के, रेत के कण वो ऋणावेशित कोलाइडी कणों के रूप में रहते हैं। ये फिटकड़ी धनावेशित और ये ऋणावेशित, ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और निरावेशित होकर अशुद्धियाँ, सूक्ष्म बैक्टीरिया पात्र के पेंदे में, टाँके के तलिए बैठ जाते हैं और जल निथर कर ऊपर आ जाता है। वो स्वच्छ जल हम पेयजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, छठा अनुप्रयोग हमारे पास है चर्म शोधन। चर्म शोधन को मैं स्पष्ट करना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि हम खाल से, मृत पशुओं की खाल से चमड़ा कैसे बनाते हैं। तो मृत पशुओं खाल से चमड़ा बनाने के लिए हमारे जो काम आने वाला प्रोसेस है वो कहीं न कहीं उसमें कोलाइडी सॉल इस्तेमाल होते हैं। मित्रों ध्यान देना, जो चमड़ा है वो किस प्रकार का सॉल होता है, बता सकते हैं क्या आप? चमड़ा किस प्रकार का सॉल होता है? बोलो। धनावेशित सॉल होता है या ऋणावेशित सॉल होता है, कैसा होता है? तो ध्यान से सुनिए, जो खाल है या चमड़ा है वो प्रोटीन का धनावेशित सॉल होता है। प्रोटीन कणों का धनावेशित सॉल होता है। इसके ऊपर हम टेनिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? टेनिन। ये एक ऋणावेशित सॉल होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और प्रोटीन के कण खाल पर टेनिन के साथ निक्षेपित हो जाते हैं। खाल के बाल उतर जाते हैं, चमड़ा
हाल है वो चमड़े में बदल जाता है, चमड़ा ज्यादा कठोर यानी मजबूत, टफ, चर्मल, यांत्रिक सामर्थ्य प्राप्त कर देता है। इस तरह से चर्म शोधन में कोलाइडी सॉल्व का इस्तेमाल करते हैं। कई बार यहाँ अन्य पदार्थों का ऋणावेशी सॉल्वों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। अगला सातवां हमारे पास बचता है औद्योगिक उत्पाद बनाने में, उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में, औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में। औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में मित्रों हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पुराने जमाने में आजकल हम जो कागज पर लिखने में इस्तेमाल करते हैं स्याही, दीवारों पर बर्तनों पर, उपकरणों पर, लकड़ी के फर्नीचर पर पेंट, वार्निश, ये जितने भी पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं संक्षारण रोकने के लिए या सुंदरता बढ़ाने के लिए, ये सारे के सारे औद्योगिक उत्पाद है और ये कोलाइडी विलयन होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइडी विलयन होते हैं। चले मित्रों आगे अगले पृष्ठ पर ले जाता हूं मैं आपको, और अगला हमारा उदाहरण है, उपयोग है कौन सा हो गया ये, शायद 8वां, फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक प्लेट्स, प्लेटें एवं फिल्में बनाने में। मित्रों ध्यान देना आजकल तो आपने देखा नहीं होगा, पुराने जमाने में फोटो खींचते थे तो फोटो के साथ में एक प्लास्टिक का एक्सरे जैसा प्लास्टिक का कागज टुकड़ा देते थे साथ में, उसको नेगेटिव बोलते थे। आजकल आप एक्सरे देखते हो, एक्सरे वास्तव में क्या है, प्लास्टिक की एक सीट है और इसके ऊपर जिलेटिन में एजीबार मिश्रित करके उसका लेपन किया रहता है। क्या होता है सुनना मेरी बात को, प्लास्टिक की सीट पर जिलेटिन में एजीबीआर का विलयन बनाकर इसके ऊपर लेपन कर देते हैं। इस तरह से फोटोग्राफी प्लेटें और फिल्में बनाई जाती है। जब फोटो खींचते हैं या एक्सरे खींचते हैं तब किरणें इन पर, इस सेलुलाइड परत पर गिरती है, तो जो भाग एजीबीआर प्रकाश संवेदीय क्रिया कर लेता है, जहाँ प्रकाश की किरण गिरती है वहाँ का एजीबीआर हट जाता है और वो सोडियम थायोसल्फेट हाइपो के विलयन में घुल जाता है, वहाँ वाली जगह साफ हो जाती है और दूसरे वाली जगह काली रह जाती है। इस तरह से ये फोटोग्राफी प्लेटें और फिल्में बनाने में काम आता है। कोलाइडी सॉल्यूशन का ज्ञान हमारे लिए उपयोगी। अगली बात है रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन मित्रों आपने कई बार देखा होगा, शेविंग बनाते समय, दाढ़ी बनाते समय कई बार व्यक्ति कट जाता है तो नाई बार्बर है उसके ऊपर फिटकड़ी लगाता है। फिटकड़ी लगाने के कारण क्या है, उसे चेहरा सुंदर नहीं बनता। वो कटा हुआ है जिससे जहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है, खून बाहर आ रहा है, वो खून का जो प्रोटीन है थ्रोम्बिन, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, या यूं को वो स्कंदित हो जाता है, क्योंकि खून अपने आप में ऋणाविष्ट कोलाइड है और फिटकड़ी में धनायन होते हैं, तो खून के ऋणाविष्ट कोलाइड को फिटकड़ी का धनायन स्कंदित कर देता है, इसलिए वो फिटकड़ी का इस्तेमाल किया जाता। खरोंच या चोट लगने पर भी रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो रक्त स्कंदन में किसका इस्तेमाल करते हैं? फिटकड़ी का। फिटकड़ी नहीं हो तो कई बार फेरिक क्लोराइड विलयन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों 10वां, आखिर 10वें बिंदु पर पहुंच गए। 10वां उपयोग हमारे पास है, नदियां जब समुद्र में मिलती है तो डेल्टा बनाती है। क्या बोला? डेल्टा का निर्माण वो कोलाइडों के कारण होता है। नदी, ये एक नदी है और ये आगे एक समुद्र है, ठीक है ना। तो नदी समुद्र में प्रवेश करती है, वह प्रवेश वाले स्थान पर एक समतल मैदान बनाती है। क्या बनाती है? समतल मैदान। ये समुद्र के अंदर भी कुछ दूरी तक होता है। ये समतल मैदान डेल्टा कहलाता है। नदी द्वारा समुद्र के मुंह आने पर जो समतल मैदान बनता है वो डेल्टा। अब बनता कैसे मित्रों, ध्यान देना। नदी के साथ जो रेत के कण, नदी के पानी के साथ जो रेत के कण आते हैं वो ऋणावेशी सॉल्व होते हैं और समुद्र के जल में लवण रहते हैं। समुद्र के जल में क्या होते हैं? लवण, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये धनायन, धनायनिक प्रकृति के, और ये ऋणायनिक प्रकृति का सॉल्व, ये दोनों जहाँ मिलते हैं नदी और समुद्र के मिलन स्थल पर, नदी और समुद्र के मिलन स्थल पर, वहाँ इनका स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कंदन, और उस स्कंदन की वजह से सपाट मैदान या डेल्टा बन जाता है। तो डेल्टा निर्माण में भी ये भूमिका हमारे ज्योग्राफी में भी काम आती है। 11वां, अगला उपयोग हमारा
कोलाइडी वर्षा के रूप में, कोलाइडी वर्षा। आप सब लोग जानते हैं बादल कोलाइड ही होते हैं, बादल कोलाइड होते हैं। जब विपरीत आवेश वाले बादल आपस में टकराते हैं तो स्कंदन की वजह से पानी बरसने लगता है। दूसरा एग्जाम्पल, भारत में, गुजरात में और चीन के बीजिंग में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, वहाँ खेल को वर्षा से बाधित होने से बचाने के लिए बादलों पर वायुयान द्वारा, एरोप्लेन द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा कोलाइडी आयोडाइड KI या AgI का छिड़काव किया था, जिससे बादल वहीं बरस गए और स्टेडियम के खेल गतिविधि को प्रभावित नहीं किया। तो कृत्रिम वर्षा में भी काम आता है, और वर्षा खुद है वो कोलाइडी होती है, कोलाइडी गुणों के कारण ही बादल बरसते हैं। अगला कारण हमारे पास अब बचता है आसमान का नीला रंग। आसमान का नीला रंग, आसमान का रंग नीला क्यों होता? नीला इसलिए होता कि सूर्य से आने वाले प्रकाश विकिरण में नीले रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, बाकी वाले अधिक होते हैं। तो वो कोलाइडी कण जो धूल के कणों के रूप में या जल वाष्प के कणों के रूप में वायुमंडल में प्रेजेंट है, वो नीले कण को तो प्रकीर्णित कर देते हैं, बाकी सारे रंगों को अवशोषित कर देते हैं। नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। इस प्रकार मित्रों हमारे टॉपिक कंप्लीट, कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग कंप्लीट हुए। हम लाइव वीडियो में ये सारा, इस पार्ट के कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन से बनते हैं, कौन से बने हैं, कौन से आएंगे हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, उसके बारे में एक लाइव सेशन डिस्कस करेंगे। आपको यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और खुद हम हमेशा मिलकर पेन और कॉपी के साथ सीखने को तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।